हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे सैम्पल पेपर। और ज़्यादातर आपका जो पेपर बनेगा, चाहे बोर्ड का प्री बोर्ड का, वो लगभग ऐसे ही बनेगा बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन जो होगा इसी टाइप का रिलेटेड होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहले मैं एमसीक्यू बताता हूँ, सेकंड पार्ट में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा और ऐसे कई सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताऊंगा आपको। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 से। देखो, हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और इसको हमने हीट किया तो एक कंपाउंड बना। तो बैलेंस का मेरे रिएक्शन पहले चैप्टर सही है। ओके, देखते फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसको आपने हीट किया तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। अब देखते हैं दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन इधर, इधर भी 3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे भी है, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, तो एक एक एक। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारा 1 होगा, वाई की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जेड की वैल्यू क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो ऑप्शन है कोई ऐसा, तो आप देख सकते हो सी होगा आंसर पहले का, सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या है, क्या रहा है, ध्यान से पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मैं समझाता हूँ आपको। कह रहा है कोई क्लाइम कंबाइन विगरसली विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए। कह रहा है कि कोई क्लाइम क्या होता है, CaO, इसको कोई क्लाइम कहते हैं। इसको वाटर से रिएक्ट किया गया तो विगरसली रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये। ओके, तो हमारा ए मालूम चल गया, ए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे। अब ए जो है उसे स्लोली रिएक्ट किया गया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन एयर, तो इसने बी कंपाउंड बना दिया। पूछ रहा है ए और बी क्या होगा, तो ये हमारा जो कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट किया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या देगा हमें, ये हमेशा देगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट। इतना याद रख लो बच्चों, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट देगा। अब प्लस ये वाटर बनाता है, तो हमें कंपाउंड चाहिए ना, तो ये क्या हो गया बी। तो ए हमारा क्या हो गया बच्चों, ए हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड बी हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ओके, तो आंसर ए और बी। देखते हैं इसमें कोई है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो गलत है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही है। अब बी क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा बच्चों। क्वेश्चन 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देख सकते हो बच्चों कि ये लोहा है, आयरन है और ये रस्टिंग फॉर्म में, तो रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, और ऑप्शन दिया होगा, हम देखते हैं कैसे किया जाता है। ओके, ये दिया हुआ है हमें रस्टिंग का, ये हमें दे रखा है बच्चों रस्टिंग का। ऑप्शन दे रखा है पेंटिंग। पेंटिंग बिल्कुल ठीक बात है, पेंटिंग से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं रस्टिंग को। गैल्वनाइजेशन ये भी ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जिंक के ऊपर आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, और ये रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अलॉइंग भी करते हैं, जैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं, उसे अलॉइंग कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, ये क्या होता है, गोल्ड बनाने का मेथड है ये, तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। तो आंसर 1, 2, 4 ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 1, 2, 4 इसका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कार्बन कंपाउंड से आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, पहले आपको बता देता हूँ। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास सिग्मा बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। जैसे CH4, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। कोई भी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं हम। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोपीन डबल बॉन्ड ENE आ गया, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड YNE आ गया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ, सेकेंड एंड थर्ड।
तो डी। चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। बताता हूँ आपको, प्रोपेन आपने पढ़ा होगा, प्रोपेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। CH3 होता है मीथेन का, C2H6, C3H8, ये इथेन हो गया। अब इथेन वाला तो डबल बॉन्ड करना है आपको, तो ऐसा कुछ होगा, ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन आपको कम कर देना, तो बनेगा C3H6, ये इसका फार्मूला बनेगा। ओके, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिबल रिएक्शन। फिजिबल का मतलब होता है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो आपको कुछ बेसिक बताता हूँ समझने के लिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिएक्शन का। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो, यहाँ से फिजिबल पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है 5 का। आपने एनसीईआरटी किताब में जरूर पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है पोटेशियम, हाँ पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम, मेरे ख्याल से सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, आयरन एंड टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है बच्चों, और ये ऐसे जाता है। सबसे ऊपर जो टॉप होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, बीच में मॉडरेट और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव। ओके, अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, बेरियम दिया हुआ है, पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, Ba सॉलिड फॉर्म में दे रखा है, और प्लस पोटेशियम सल्फेट। देखो बच्चों, ये होगा नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता पहला आंसर, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट जो होता है हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, तो हाईएस्ट रिएक्टिव क्यों अपने आप को हटेगा यहाँ से। ओके, समझ गए ना, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, और हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। इसको रिएक्ट करेंगे। देखो सीरीज में आप देख सकते हो कि जिंक जो होता है यहाँ पे और सिल्वर यहाँ पे, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा ये जिंक नाइट्रेट, और ये सिल्वर को साइड कर देगा, तो इसी में फिजिबिलिटी है। तो दूसरे पार्ट में ही रिएक्शन हो सकता है, बाकी पार्ट में कोई रिएक्शन होगा नहीं, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, आप समझ गए होंगे, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये रिएक्शन बात एक ही होता है बच्चों। जो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है या हाईली रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो डायरेक्ट हम देख ही कर लेते हैं। देखो ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, ये देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था मैंने। आप देख सकते हो कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे, और सिल्वर यहाँ पे, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा अपनी जगह से, तो रिएक्शन क्या बनेगा, आपको दिखाता हूँ बी ही क्यों होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर इसको रिएक्ट किया है हमने किससे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये है 2 मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर क्या करता है, इसको हटा देता है नाइट्रेट को, NO3, और ये हो गया 2 + 2 Ag। हमारा रिएक्शन ये होगा बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन्वायरमेंट से, आपने ट्रॉपिकल लेवल पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल चैप्टर पे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये सबसे नीचे वाला जो होता है प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट और ग्रास ये सब आ जाता है। ओके, और आप ये जानते हो कि जो प्लांट होता है वो 1% एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, आप लोग जानते हो कि सन से 1% एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है प्रोड्यूसर, और सेकेंडरी लेवल में कितना जाता है, प्लांट जो भी ऑब्जॉर्व करेगा इसका 10% ट्रांसफर होगा इसमें, नेक्स्ट में इसका 10%,
और नेक्स्ट में इसका 10%। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो मिलेगा टॉप ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा। ओके, और मैक्सिमम किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में इतना समझ गए आप। और ये भी ध्यान रखना कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगा? आपको ऑर्डर बता देता हूँ मैं। जो नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, फिर NT4। तो लास्ट में जो होता है वो टॉप पिरामिड में आता है। ये जाता है, इसके वेंजर आ जाता है, ठीक है, या डिकम्पोजर आ जाता है। तो इसीलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जो खाते हैं उसमें एनर्जी बहुत कम होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा T1। ओके, सी। अब मुझे लगता है आप बेहतर समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में मिलता है? तो फोटोसिंथेसिस में मिलता है। आप लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एंड वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ओके, प्लस ये ऑक्सीजन रिमूव करता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस है आंसर इसका, और हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? यहाँ पे हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है और उसका बेस BC है। अब कह रहा है कि कौन से वाले केस के अंदर, किस केस में, विच केस में जो हमारा जो थर्ड कलर फॉर्म द करस्पॉन्डिंग कलर इन द स्काई। थर्ड कलर हमारा स्काई होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक चीज़ बताता हूँ, फिर हम समझते हैं इस चीज़ को कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ा होगा प्रिज्म में, रिफ्लेक्शन में। ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से लाइट जा रहा है। ओके, तो जब यहाँ जाता है तो लाइट क्या होता है? ठीक है, ऐसा कुछ बनता है लाइट। अब इसमें क्या होता है कि वेवगाइड बनाता है, आपने पढ़ा होगा वेवगाइड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन सा होता है? ये होता है हमारा लाइट, वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। और हमारा जो स्काई होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो हमें थर्ड नंबर पे किसको दिखाना है? ब्लू कलर को दिखाना है। तो ये आप जानते हो क्या बनेगा? रेड होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है या स्कैटरिंग होता है। तो ऐसा होता है, यहाँ से बनाते हैं वेव। तो इस केस में तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि थर्ड इसमें क्या होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। देखो सेकेंड स्पेस अगर बात करें, यहाँ BC है, देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पे लाइट क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जब ये जाएगा, पॉसिबिलिटी जो होगा ये ऐसा कुछ होगा एंड ये ऐसे हो कुछ होगा एंड ये होगा। तो वेवगाइड उल्टा होगा इसके अंदर, VIB, ठीक है। तो इस केस में ही ब्लू थर्ड नंबर पे होगा, थर्ड की बात कर रहा है। नीचे तो रेड हो जाएगा सबसे, क्योंकि उल्टा दिया हुआ ये बेस हमारा क्या है? BC होना चाहिए। तो उल्टा के हिसाब से अगर उल्टा करते हैं तो V पहले हो जाएगा हमारा वेवगाइड, तो ये हो जाएगा सेकंड सही। ओके बच्चों, 9 का होगा सेकंड। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा एग्जाम में बच्चों, तभी कर पाओगे। सेकंड किसका? B का आंसर। ओके, थर्ड, सॉरी 10 में हमें दे रखा है हेरिडिटरी, आपने पढ़ा होगा। और फादर ऑफ जेनेटिक साइंस किसे कहा जाता है? मेंडलीव को बोला जाता है। तो इसमें क्या रहा है कि एक राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट है, उसको क्रॉस किया गया है रिंकल्ड येलो सीड प्लांट से। तो इसके अंदर जो हेरिडिटरी होगा फर्स्ट जनरेशन का, क्या होगा? तो दोनों का मिक्सअप होगा बच्चों, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो नया प्लांट होगा कुछ फीचर इसका होगा, कुछ फीचर इसका होगा। तो नया 100% होगा राउंड और येलो होगा। ओके, आपको बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन नंबर 10 RY है, इसका अगर क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो होगा हमारा ऐसा कुछ होगा, R
वाई होगा, और ये हमेशा होगा राउंड एंड येलो होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे तैयार होता है, कैसे ट्रेवल करता है, ये बताना है आपको। और ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें, डेंड्राइट, एक्सोन, एक्सोनल एंड सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन, एक्सोनल, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड एक्सोनल एंड। देखो बच्चों, आपको अगर बेसिक पता होगा नर्व सेल का या न्यूरॉन्स के बारे में तो आप इजीली कर पाओगे इसको। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज होगे और 99% चांस है कि आप रॉन्ग आंसर ही दोगे इसका। देखो मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको, डायग्राम मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये न्यूक्लियस होता है, ओके, ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है बच्चों, एक मैंने न्यूरॉन्स बनाया, ये हमारा क्या होता है, ये डेंड्राइट होता है, ये हमारा सेल बॉडी होता है, ये हमारा एक्सन होता है, एक्सन, ओके, और ये हमारा होता है नर्व एंडिंग, या इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोनल एंड भी बोल सकते हैं इसको, एक्सोनल एंड। ओके, तो इसी ऑर्डर में आप लिख दो। तो पहला डेंड्राइट होता है, फिर होता है हमारा सेल बॉडी, न्यूक्लियस भी आ सकता है इसके बाद अगर न्यूक्लियस होगा तो, ठीक है, एक्सन भी इसके बाद, फिर साइनेप्स भी हो सकता है मगर इसमें है नहीं। नेक्स्ट हो गया हमारा एक्सोनल एंडिंग। तो ये कोई ऑप्शन में है, हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, एक्सोनल एंड, मैंने एक न्यूक्लियस ले गया था एक्स्ट्रा, अगर होता तो वो भी सही होता है। आंसर होगा इसका सी। ओके, 11 का आंसर सी होगा। तो ये सब बच्चों आना चाहिए आपको, बेसिक चीज़ें छोटी क्लास में सिखाया जाता है ये चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे मैच स्टिक का फोटो दिया हुआ है, आप लोग ने मैच देखा होगा। पुराने समय में फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न समय में सेफ्टी बनाने के लिए जो हमारा जो मैच स्टिक्स होता है उसका हेड में क्या यूज़ किया जाता है। तो अभी के वक्त जो यूज़ किया जाता है वो एंटीमनी ट्राई सल्फेट यूज़ किया जाता है और रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले जो होता था हाईली इन्फ्लेमेबल होता था तो ये जल जाता था, और बंदे जो जलाते थे मैच स्टिक उसके हाथ और फेस जलने का खतरा बना रहता था। कई सारे एक्सीडेंट हो चुका है। तो धीरे धीरे इसको लीस्ट रिएक्टिव किया गया, मतलब कि इंस्टेंटेनियस बर्न ना हो, एकदम से स्लोली बर्न हो। तो इसका आंसर होगा ए। ओके, एंटीमनी ट्राई सल्फेट को मिलाया जाता है रेड फॉस्फोरस के साथ सेफ्टी के लिए। ओके, तो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन द टेस्टिस एट प्यूबर्टी। इसमें से कौन सा प्यूबर्टी का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, देखो बच्चों, ये फॉर्मेशन जर्म सेल टेस्टोन बनता है, ये होगा नहीं, ये तो होता है उसका फंक्शन। और सेक्रेशन टेस्टोन ये भी नहीं होगा, इसे छोड़ के बाकी सारे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में बनता है। ओके, तो ये आ जाएगा सी। 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। देखो, in electric circuit, two resistors 2 ohm 4 ohm respectively connected in series 6 volt battery in shown figure. The heater dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. Okay, देख लो बच्चों एक बार, इसमें क्या रहा है आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें डायग्राम दिया है बच्चों, ऐसा कुछ है, दिखाया था आपको, ये देख लो आप ध्यान से देखोगे तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। और करंट को मेज़र करने का जो डिवाइस यूज़ किया जाता है एमीटर यूज़ किया जाता है। तो हम इसका निकाल सकते हैं करंट। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालें। देखो बच्चों, पहले हम रेजिस्टेंस निकालें। सीरीज़ में क्या होता है, 2 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। ओके, एंड ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V = IR होता है।
और यहाँ से अगर मैं आई निकालूँ तो क्या होगा, वी अपॉन में आर हो जाएगा। वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट और आर हम निकाल लिया 6। इसको कट कर दे कितना जगह 1 एम्पेयर करंट आ गया। तो बच्चों देखो करंट आ गया हमारे पास 1 एम्पेयर। हमसे पूछ रहा है कि हीट कितना डिसिपेट होगा, हीट कितना निकलेगा। टाइम हमें दे रखा था, टाइम हमें दे रखा है क्वेश्चन, देखो बच्चों टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड। ओके, और रजिस्टर हमें कह रहा है कि इसमें हीट निकलेगा, रेडिएट होगा। तो रजिस्टेंस हमें दे रखा है 4 ओम का पूछ रहा है। ओके, तो आपने हीट लॉ पढ़ा होगा, मतलब कि जूल लॉ क्या होता है, H=I² RT। इसका यूज़ कर लें। आई क्या है हमारा 1 का स्क्वायर, आर क्या है हमारा 4 और टाइम कितना दे रखा है 5। इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो कितना जगह 20 जूल। और हीट क्या होता है, एनर्जी होता है, तो यूनिट क्या होगा जूल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 20 जूल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 15, देखो हमें दे रखा है वोल्टेज और हमें दे रखा है करंट। पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा। हमें वी दे रखा है 4 वोल्ट एंड करंट हमें दे रखा है 100 मिली एम्पियर। तो 100 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 10⁻⁻1 एम्पियर। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वी ओपन में आई, ओम्स लॉ के हिसाब से वी क्या है 4 और 10⁻⁻1 ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 ओम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम बी। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है बच्चों कि विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला देखते हैं, रेनबो प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन। देखो ये गलत दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्टार अपीयर हायर ऑन द स्काई एक्चुअली ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी गलत दिया हुआ है। ये होता है डेंसर टू रेयर मीडियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लैनेट ट्विंकल एट द नाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बिल्कुल सही बात है, मगर प्लैनेट के लिए होता है, स्टार्स के लिए होता है। तो ये भी गलत है बच्चों। ओके, तो हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजनिंग वाला है बच्चों। इसमें कह रहा है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। क्या एक केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बनाया जा सकता है। वी कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। हम फिजिकल स्टेट बता सकते हैं कि लिक्विड है या फिर गैस है या फिर सॉलिड स्टेट में। बिल्कुल सही बात है। इन प्रोडक्ट टेम्परेचर प्रेशर नेम ऑफ द कैटलिस्ट हम ये सब कुछ बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, बिल्कुल बताया जा सकता है ये। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा ना एक रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हम कैटलिस्ट बताते हैं। और एक और रिएक्शन था ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, जिसमें हम सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें हम क्या एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं निकल एंड पैलेडियम। ओके, तो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। आंसर दोनों ही सही है। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा असर्शन, ये सही है। ओके, ए। 18, इसमें कह रहा है ट्रेट लाइक आई कलर और हाइट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये इनहेरिटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। आँख, बहुत सारी चीज़ इनहेरिटेड होता है, बाल हो गया, आँख हो गया, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया, ये इनहेरिटेड होता है। नेक्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग्स। ये बिल्कुल गलत बात है, ये पेरेंट्स से यंग में ट्रांसफर होता है इनहेरिट। ओके, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ये हो जाएगा सी। ओके बच्चों, 18वें का आंसर सी। 19, कह रहा है एक्रोमिक एनिमल आर नॉट ट्रूली एरोबिक। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो एरोबिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब रीजन दे रखा है एनोबिकली दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। आपने पढ़ा होगा कि जब एनर्जी मिलता है तो 3 तरीके से एनर्जी का डिवाइड होता है। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन।
तो एनॉर्बिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही है बच्चों इसका। ओके, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद द मेटलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस वेयर इज इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ द 2 पिंस कनेक्शन। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, आपने देखा होगा हम कनेक्ट करते हैं तो 3 पिन होता है, 1 2 एंड 3। एक होता है अर्थिंग के लिए, एक लाइव वायर होता है, और एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, 3 पिन होता है। अब बल्ब का दिखा होगा आपने, होल्डर जो होता है इसमें 2 ही पिन होता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब रीजन देखते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल सही है, 3 पिंस कनेक्शन रिड्यूस द हीटिंग कनेक्शन ऑफ वायर। इसमें कह रहा है कि जो तीसरा पिन होता है वो हीट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, रीजन बताता हूँ। देखो, जो थर्ड पिन होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, ना कि हीट रिड्यूस करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 20 में का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ओके बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा और हम कई सारे सैंपल और सॉल्व करेंगे। ओके।